हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इकोनॉमिक्स में। होप पिछले वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के एंड में लाइक और शेयर भी कर लीजिए। आज के जो टॉपिक है वो है रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रिवोल्यूशन। रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर को हम पहले से ब्रॉड तीन टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं और हर एक टॉपिक के अंदर में कुछ सब टॉपिक आएंगे। इसका जो क्वेश्चन आने वाला है टॉपिक मेंशन करके भी दे सकते हैं और ऐसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। अगर टॉपिक मेंशन करके दे तो आप सारे टॉपिक के अंदर में जो सब टॉपिक्स है सारे टॉपिक लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा ना करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो जो ब्रॉड टॉपिक है वो तीनों टॉपिक देना है और ब्रॉड टॉपिक के अंदर में दो दो सब टॉपिक दे देना है, तभी आपको 4 मार्क्स कैरी हो जाएगा। ये टेक्निकली 6 मार्क्स का क्वेश्चन आते रहते हैं। सो व्हाट इज़ रिफॉर्म? और रिफॉर्म का मतलब है कुछ चेंजेस आना। हमने देखा आज तक का जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम है वो एक बैकवर्ड तरीके के सिस्टम था। पिछले वीडियोस में हमने देखा इंडिया का जो एग्रीकल्चर किस तरीके का प्रॉब्लम है और कैसा इसका फीचर्स था। तो 1965 में जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ तब जाके इंडियन एग्रीकल्चर में रिफॉर्म का भी इंट्रोडक्शन हो गया था। तो उसके साथ साथ क्या क्या रिफॉर्म आए हैं इंडियन एग्रीकल्चर में। फर्स्ट जो है टेक्निकल रिफॉर्म, इसमें आते हैं यूज़ ऑफ HIV सीड्स। सिंस 1965 हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैव रिप्लेस द कन्वेंशनल वैरायटीज़। ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्या होता है? जिसका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस सीड्स का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है उस टाइप की सीड्स को बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये साइंटिफिकली डेवलप किया गया सीड्स है। इस सीड्स को लोग यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। फार्मर्स, हमारे जो फार्मर्स है वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ करना स्टार्ट किया सिंस 1965 से, जो कि इन लोगों ने पहले कन्वेंशनल सीड्स यूज़ करते थे जहाँ पे। सेकंड जो टॉपिक है यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। यूज़ ऑफ केमिकल fertilizers has continuously increased over time which enhance the productivity। जो फर्टिलाइज़र ये लोग पहले यूज़ करते थे, जिस टाइप के मैन्यूर यूज़ करते थे उससे केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा हो गए। इस पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा था इंडिया में। हमने देखा डेमोग्राफिक गिवन 1951 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो ओवर पॉपुलेशन के लिए खाना भी ज़्यादा ज़रूरत हो गया, फूड प्रोडक्शन भी ज़्यादा करने की ज़रूरत हो गया। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की साथ साथ केमिकल फर्टिलाइज़र का भी यूज़ ज़्यादा ज़रूरत था, तो इसका भी यूज़ ज़्यादा होने लगा। थर्ड है यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। ये जो क्रॉप्स है उसको, जैसे अभी हम लोग सुनते ये जो वायरस आया है नया नया, तो इस टाइप का भी जो प्लांट्स है उसको भी इस टाइप की कुछ इंसेक्ट है जो इसको अटैक करते हैं, इससे वो क्रॉप जो है ख़राब हो जाते हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करने से क्रॉप ख़राब नहीं होते, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होते। फोर्थ है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ये साइंटिफिक stress has been laid on scientific cultivation as against conventional farming। ये scientific farm management practice क्या है? Scientific method of farming related to selection of crops and their quality, preparation of soil, rotation of crops, selection of seeds and use of fertilizer besides others। मतलब ये 5 चीज़ जो है इसको फॉलो करके कल्टीवेशन करने को बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस। फिफ्थ जो पॉइंट है मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। सेवरल मेजर्स हैव बीन टेकन टू स्प्रेड द यूज़ ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। बहुत तरीके के मेजर्स लिए गए थे ये मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन स्टार्ट करने के लिए। To enable the small farmers to buy agricultural machines, cheap credit facilities are provided by cooperative societies, small and marginal farmers agencies, regional rural banks and commercial banks। हमने देखा इंडियन एग्रीकल्चर पहले सफ़र करते थे फिनेंस के लिए। दे आर सफरिंग ड्यू टू लैक ऑफ फिनेंस सपोर्ट, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है ये सब मशीनरी वगैरह। तो मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन स्टार्ट करने के लिए क्या किया गया था? इनको फिनेंशियल सपोर्ट करने के लिए चीप क्रेडिट मतलब कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनको क्रेडिट प्रोवाइड किया गया और इजीली फार्मर को क्रेडिट मिले, इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स एजेंसी ये सब एस्टेब्लिश किया गया था।
ये था हमारा टेक्निकल रिफॉर्म्स। देन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स में अंदर में क्या आता है, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। हमने देखा पहले क्या था, जो ज़मींदार होते थे वो अपनी ज़मीन पे काम नहीं करते थे, वो कल्टीवेटर को अपनी ज़मीन दे देते थे और उससे एक इस टाइप का कंडीशन रखा जाता था कि उसको जो प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन से इतना हिस्सा उसको रेंट के तौर पे दिया जाएगा ज़मींदार लोगों को। ज़मींदार लोग क्या करते थे, इस टाइप से फार्मर को एक्सप्लॉइट करते थे। ये लोग ज़्यादा रेंट कलेक्ट करते थे, उसके एक पोर्शन वो गवर्नमेंट को रिटर्न करते थे। तो लैंड रिफॉर्म जैसे इंट्रोड्यूस हुआ, फर्स्ट क्या किया गया, ये जो इंटरमीडियरीज है इनको एबोलिश किया। इंटरमीडियरीज हैव बीन एबोलिश्ड एंड ओनरशिप हैव बीन गिवन अपॉन द एक्चुअल कल्टीवेटर। जो कल्टीवेटर जिस ज़मीन पे काम करते थे उसको ओनरशिप दिया गया था और जो ज़मींदार थे वो सिस्टम ख़त्म कर दिया गया था। तो कैसे दिया गया था ये ज़मीन उस कल्टीवेटर को, इसको दिया गया था थ्रो सीलिंग और लैंड होल्डिंग। ठीक है, आगे की पॉइंट्स में हम वो डिस्कस करेंगे। रेगुलेशन ऑफ रेंट टू पुट an end to excessive and illegal extortion from the cultivators, rent have been fixed. Generally, these are not to exceed 1/3 of the value of the crop. ये ज़मींदार लोग जो रेंट कलेक्ट करते थे पहले, वो इनको जितना चाहिए था वो इस हिसाब से कलेक्ट कर लेते, उसका कोई हिसाब नहीं था। इससे जो फार्मर लोग थे वो एक्सप्लॉइटेड होते थे। अभी ये रेंट भी फिक्स कर दिया गया था, जितना क्रॉप का वैल्यू होगा उसका ओनली 1/3 रेंट की तौर पे ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। देन हो गया कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। हमने देखा इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम, एग्रीकल्चर का एक प्रॉब्लम था फ्रेगमेंटेड फार्मिंग सिस्टम और फ्रेगमेंटेशन और स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग। स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग मतलब किसी एक आदमी का जो प्लॉट है, जो पूरी लैंड है उसका कुछ प्लॉट इस हिस्से में आता है, कुछ प्लॉट दूसरे हिस्से में आते हैं। उससे क्या होता था, कॉस्ट ज़्यादा होता था प्रोडक्शन का। तो कंसोलिडेशन ऑफ फार्मिंग, गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेप्स हैव बीन इनिशिएटेड फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। जिसका जितना लैंड है वो अमाउंट लैंड उसको एक जगह पे दिया गया था। लास्ट जो है सीलिंग्स ऑफ लैंड होल्डिंग। To promote equality in distribution of land, ceilings has been imposed on the holding. ये सीलिंग क्या है, जैसे कि हम घर में देखते हैं एक सीलिंग है। सीलिंग का मतलब क्या होता है, घर का जो सीलिंग है उसके ऊपर नहीं जा सकता। ये घर का जो हाइट है इस सीलिंग तक रहेगा और उसके ऊपर नहीं जा सकेगा। उस टाइप से लैंड होल्डिंग में भी सीलिंग किया गया था कि कोई एक आदमी अगर उसकी फैमिली में 5 मेंबर हो और इनमें से 2 एडल्ट हो और 3 बच्चे हो, या 5 मेंबर हो उसमें से 4 एडल्ट हो 1 बच्चे हो, उस हिसाब से कैसा फैमिली साइज़ है और इसमें कितने एडल्ट लोग हैं उस हिसाब से फिक्स किया गया था किसके पास कितना ज़मीन रह सकता है। उससे जो एक्स्ट्रा ज़मीन होता था गवर्नमेंट वो लेके वो जो कल्टीवेटर्स लोग हैं उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। इसको बोलते हैं सीलिंग्स ऑफ ऑन लैंड होल्डिंग। देन कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेशन का मतलब है एक साथ काम करना। कोऑपरेटिव फार्मिंग इज़ एनकरेज टू एनहेंस बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर्स। जो छोटे छोटे फार्मर थे इन सबको एक साथ करके बताया गया कि तुम एक साथ में काम करना स्टार्ट करो, इससे क्या होगा, बार्गेनिंग पावर एनहांस होगा। टुगेदर दे कैन बाय इनपुट्स एट ए लोअर प्राइस एंड सेल देयर प्रोड्यूस एट ए हायर प्राइस। एक साथ अगर ये लोग अपने लिए जो मटेरियल चाहिए, एग्रीकल्चर में क्या क्या चाहिए, सीड्स चाहिए, केमिकल फर्टिलाइज़र चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए रहेगा, इनको जो मशीनरी चाहिए रहेगा, अगर ये सब एक साथ में ज़्यादा खरीदेंगे तो चीप रेट में उनको मिलेगा। और अगर एक साथ अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहे तो ज़्यादा प्राइस भी उनको मिलेगा। एक कोऑपरेटिव फार्मिंग को भी इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट जो ब्रॉड टॉपिक है वो है जनरल रिफॉर्म। जनरल रिफॉर्म में क्या आता है, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन फैसिलिटी हैव बीन एक्सपांडेड टू रेज द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव किया गया। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक हैव बीन एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स एट लो रेट। ये सब फैसिलिटी इंट्रोड्यूस किया गया ताकि फार्मर्स लोग जो फिनांस में के लिए सफ़र करते थे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
नेक्स्ट है regulated markets and cooperative marketing society. Regulated markets have been established across all parts of the country. Regulated market भी establish किया गया. लास्ट आते हैं प्राइस सपोर्ट पॉलिसी. अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट एश्योर्स ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस. MSP हमने ऑलरेडी पढ़ाई कर लिए थे क्लास 10 में. MSP का मतलब सबको मालूम है, तो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाले. नेक्स्ट आते हैं अचीवमेंट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म. इसमें क्या आते हैं? फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन. द अचीवमेंट्स ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स हैज़ बीन सो सब्सटेंशियल दैट इट केम टू बी नो एज Green Revolution. Green Revolution is characterized by the following features. What are those? Spurt in crop production. There has been a substantial jump in crop productivity. Green Revolution introduce होने की वजह से क्या हुआ? फर्स्ट जो चीज़ आया, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गया. राइस का प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गया, 5 टाइम्स ज़्यादा हो गया, और व्हीट का 7 टाइम्स ज़्यादा हो गया. Then substantial raise in acreage. एरिया अंडर, acreage का मतलब होता है एरिया अंडर कल्टिवेशन. HOAB टेक्नोलॉजी हैज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टाइम लैग बिटवीन शोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप. इस टाइम लैग को रिड्यूस किया गया. तो सब्सटेंशियल रेज इन एक्रेज को HOAB सीड्स यूज़ होने की वजह से क्या हुआ, और प्रोपर टेक्नोलॉजी हाई लिंक वेराइटीज़ सीड्स यूज़ किया, और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया, इसकी वजह से क्या होगा, जो टाइम लैग होता था बिटवीन शोइंग एंड हार्वेस्टिंग, वो कम हो गया. शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस farming to commercial farming. A substantial rise in output has started generating marketable surplus. पहले का प्रोडक्शन इतना कम होता था, तो इंडियन एग्रीकल्चर का ये एक मेन फीचर से था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस होने की वजह से लोगों का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ. तो सरप्लस प्रोडक्शन तो घर में नहीं रखेंगे, वो ज़रूर ये मार्केट पे ले जाएंगे. A substantial rise in output has started generating marketable surplus. Then change in farmers' outlook. Commercialization of agriculture has caused a change in outlook of the farmers. Farmers के outlook भी change हो गया अपनी cultivation के लिए. ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके उससे प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कर रहे थे, और इसको अपनी लाइवलीहुड की तौर पे लेना स्टार्ट कर दिया. पहले बस इतना ही प्रोडक्शन होता था कि एक फैमिली अपने खाने पीने के लिए जितना ज़रूरत है बस उतना ही प्रोड्यूस कर पाते थे. लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस होने की वजह से अभी मार्केटेबल सरप्लस भी हो रहा है. सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन. इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन हैज़ बीन सो सब्सटेंशियल दैट इंडिया हैज़ स्टार्टेड मेंटेनिंग बफर स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन्स. बफर स्टॉक्स का मतलब होता है जैसे कि एक स्टॉक, बहुत बड़ा स्टॉक को हम बफर स्टॉक बोलते हैं. ये गवर्नमेंट क्या करते थे, MSP से मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे के कल्टीवेटर से क्रॉप खरीद लेते हैं और एक स्टॉक बना लेते हैं. उस स्टॉक से थ्रू PDS सिस्टम क्रॉप को डिस्ट्रीब्यूट करते, उसको सेल करते. ये बफर स्टॉक, MSP, ये सब PDS सिस्टम, ये सब हम क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं. ये जो लास्ट है लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन. हमने देखा ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से हमको बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन उसका कुछ लिमिटेशन भी था. फर्स्ट लिमिटेशन क्या थे? लिमिटेड क्रॉप्स. ये ग्रीन रिवोल्यूशन हर एक क्रॉप के लिए नहीं था. रिवोल्यूशन राइज इन आउटपुट इन कन्फाइंड मेनली टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. ओनली जो फूड ग्रेन्स है उसमें लिमिटेड था. Then uneven spread. Spread of green revolution has not been uniform across all regions. सारे रीजन में ग्रीन रिवोल्यूशन एक तरीके से स्प्रेड नहीं हुआ था. कुछ स्टेट थे, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन ज़्यादा सक्सेसफुल था. लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन. HOAB टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स एक्सपेंसिव इनपुट्स व्हिच आर बियॉन्ड द रीच ऑफ द मार्जिनल फार्मर्स. इन लोगों की कैपेसिटी से बाहर था. HOAB सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, टेक्नोलॉजी, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत था. जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स थे, इन लोगों की बस की बात नहीं है ग्रीन रिवोल्यूशन को यूज़ करना. इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था मार्जिनल और स्मॉल फार्मर लोगों को.
Economic dividend. Due to Green Revolution, the economic divide, the gulf between rich and the poor farmers has substantially rise over time. ये जो फाइट है रिच और पुअर फार्मर में ये ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो रिच फार्मर है वो पहले से अपने होल्डिंग भी ज़्यादा थे और ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से उनका प्रोडक्शन और ज़्यादा हो गया। और जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है इनका उनका तो कुछ इफ़ेक्ट हुआ ही नहीं ग्रीन रिवोल्यूशन का, वो पहले की जैसे रह गए। थैंक यू।